हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ पुराने साल के कुछ सवालात। किसके सवालात? जेएमआई के बीएड के सवालात। जेएमआई बीएड के हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। कौन से सवाल सॉल्व करेंगे? हम नेचुरल साइंस के, खास तौर से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ सवालात हम देखेंगे। कौन से ईयर के? 2020 और 21 साल के हम सवालात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो भाई हम सबसे पहले सवाल पे अगर हम आए तो ये क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब मैं समझता हूँ एलिमेंट्स आप जानते हैं, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल की तरह और नॉन मेटल की तरह केमिकली बिहेव करते हैं, यानी कि वो कहीं अगर किसी रिएक्शन में जाएंगे तो एज अ मेटल भी रिएक्ट करेंगे और एज अ नॉन मेटल भी रिएक्ट करेंगे, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं उनके अंदर मौजूद होंगी। तो वो कौन से हैं हमारे? देखते हैं, हम सारे ऑप्शन देखते हैं। देखिए, आर्गन, जेनॉन, कार्बन या बोरॉन। देखिए, हमें यह पता है कि आर्गन क्या है? ये एक इनर्ट गैस है। क्या है? ये एक इनर्ट गैस है। क्या होती है इनर्ट गैस? अभी बताऊंगा मैं आपको। जिनोन, ये भी एक इनर्ट गैस है। कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन बहुत स्पेशल टाइप का नॉन मेटल है। इतना स्पेशल टाइप का नॉन मेटल है कि साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई कार्बन को लेकर पूरी की पूरी केमिस्ट्री की अलग ब्रांच बना दी। तो उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बना दी कार्बन को लेकर, जो स्पेसिफिकली इसी के जो ड्राइव जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, क्योंकि इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। हम बहुत अच्छे से बात करेंगे केमिस्ट्री की, जब केमिस्ट्री हम देखेंगे। तो चलिए, अब आखिर में बचा बोरॉन। तो चलिए ठीक है, हमें जब ये पता है कि आर्गन या जेनॉन जो है ये इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस वो गैसेस जो ज्यादा किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखती हैं, अपना आपस में अकेले रहती हैं, कोई ज्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, बिल्कुल अपना गुमसुम सी रहती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका कार्बन है वो हमें पता है कि भाई ये क्या है? एक नॉन मेटल है, पक्की बात है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो बचा हमारा बोरॉन। तो इस सवाल के हिसाब से हमसे क्या पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारा जो जवाब है वो है बोरॉन। अब आपको ये चीज जो है वो याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं और कौन से मेटलॉइड्स हैं। जी हाँ, ये जो बोरोन है ये क्या है? ये एक मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड मतलब कि जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज हो। तो चलिए हम अब देखें। देखिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये क्या है आपके सामने? ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखिए क्या होगी। सम एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि जो पीले कलर में आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, ये जी, जर्मेनियम, एएस, एसबी, टीई। ठीक है, तो ये जो आपको मेटल, ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल की तरह और नॉन मेटल की तरह दोनों तरीके से वो अपना केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकली बोथ बिहेव इनका जो होता है बिहेवियर मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह होता है, मेटल और उसकी तरह। चलिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। देयर एग्जांपल इंक्लूड्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देखिए जीई जर्मेनियम, एंटीमनी, एंटीमनी आपका ये रहा, और एलिमेंट्स विच आर नीदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, यानी कि दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास, ना इन दोनों जैसी, यानी कि दोनों की तरह बिहेव भी नहीं करता। तो देखिए, ये जो आपकी आखिरी ये जो दिख रहा है आपको पूरा बॉक्स, ये बॉक्स क्या है? ये है इनर्ट गैसेस। मैंने अभी जिक्र किया था आपसे कि इनर्ट गैसेस है, जैसे जेनॉन था, हमारे पीछे आर्गन था, ये क्या है? इनर्ट गैसेस। कैसे रहते हैं? ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। अब इन्हीं इनर्ट गैसेस को हम क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस जो है वो क्या है? ये आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ीनॉन है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनर्ट गैसेस। ये ना तो मेटल की तरह रिएक्ट करती, ना मेटल की तरह बिहेव करती, ना ही नॉन मेटल की तरह बिहेव करती, ना ही दोनों की तरह। अब देखिए, हमें यहाँ पे जो रेड कलर में नजर आ रहा है पूरा, यानी कि रेड कलर के आपको जितने भी पूरा पोर्शन ये जो नजर आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके मेटल्स, जो प्योरली मेटल्स हैं। ठीक है, अब जो आपको ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, जिसमें ये आपका हाइड्रोजन भी है। अच्छा, हाइड्रोजन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर बहुत सारे अभी भी बहस होती है कि ये नॉन मेटल में रखें या मेटल में रखें। इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इन्होंने डायरेक्ट किसमें रख दिया है? नॉन मेटल में। तो ये ब्लू वाले जितने भी हैं आपको डायरेक्ट ब्लू बॉक्स वाले, सब क्या है? नॉन मेटल आपको नजर आ रहे हैं। और ये येलो वाले जितने हैं, ये सब क्या है? आपके मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में आपको बता चुका कि मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कौन दोनों की तरह? मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जो हमारा सवाल है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसका जवाब साफ साफ है बोरॉन। ठीक है,
क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, हमने देखा ज़ेनॉन और आर्गन क्या है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेज, जो रिएक्शन ज्यादा किसी से शो नहीं करते। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि भाई फैराडेज लॉ इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो फैराडे साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे फैराडे साहब, उनका जो लॉ है, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक लॉ दिया था, एक कानून दिया था कि भाई ये चीज अगर ऐसे होगी तो ऐसे ही होगा, है ना। तो अब समझिए क्या होगा लॉ जो है। हमारा सवाल कह रहा है कि फैराडेज लॉ इज एसोसिएटेड विद, वो चीज किससे एसोसिएटेड थी, जो फैराडे ने जो काम किया, जो उन्होंने लॉ दिया, वो इनमें से जो आपके निम्नलिखित आपके जो ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे लिखे हुए ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सी चीज पर डिपेंड करते हैं, वो जो फैराडे का लॉ था वो किससे एसोसिएटेड है, किससे मिलता है जाकर। तो क्या वो इलेक्ट्रोलिसिस है, रिएक्शन ऑफ गैसेस है, प्रेशर ऑफ गैसेस है, या टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए हम आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बताएं, फैराडे का जो लॉ है वो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि वो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताता है, ना इसके बारे में, ना इसके बारे में, ना टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। किसकी बात करता है, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है ये हम देखते हैं छोटा सा। ये देखिए आप, ये फिगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा 10th क्लास में। यहां पर क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक बीकर है, समझ लीजिए, मर्तबान, कुछ भी समझ लीजिए। इसमें क्या भरा हुआ है, एक सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। क्या है, सॉल्यूशन, यानी कि देख रहे हैं आप, ये पूरा क्या है, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं। कौन से आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस को क्या कह दिया इन्होंने, एनायन कह दिया। पॉजिटिव आयन को क्या कह दिया, कैटायन कह दिया, जो इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब यहां पे जो रॉड्स हमें नजर आ रही हैं, इन रॉड्स, ये रॉड क्या होती है, बेसिकली टर्मिनल से जुड़ी हुई है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ी हुई है उसे हम कहते हैं एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड जुड़ी हुई है एनोड, यानी कि ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्मिनल से, देखिए नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ी हुई है वो है आपकी कैथोड। ये क्या है, ये नेगेटिव है। चलिए अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है और नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा, वो तो रिपेल करते हैं। यानी कि पॉजिटिव को हम, आप अगर, चलिए मैं बात करूं, ये क्या है मेरे हाथ में, मैग्नेट है, मैग्नेट है, ठीक है। ये भी एक मैग्नेट है, समझ लीजिए, ये इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन है और ये इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन है, पॉजिटिव वाला पोल है। तो मैं अगर इन दोनों को करीब लेकर आऊंगा तो क्या ये जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, नहीं, ये रिपेल करेंगे। यानी कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल। और अगर मैं इसको घुमा दूंगा, यानी कि अब ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव ही है, तो ये फौरन चिपक जाएंगे, ठीक है। वही चीज बिल्कुल यहां पे आप समझिए कि ये हमारी कैथोड क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब है तो ये किस तरह का चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करेगी, कौन सा आयन जो है वो इसके पास आएगा, इससे आगे चिपकेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिपक रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा आयन आके चिपकेगा इसके पास, तो देखिए पॉजिटिव है तो इसके जैसा, यानी पॉजिटिव तो आएगा नहीं, क्या कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनायन। तो देखिए नेगेटिव वाला कहां जा रहा है, वो एनोड के पास जा रहा है। इसी में से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि एनोड पे कौन सा चार्ज आता है, एनोड पे कौन सा आता है, कैटायन आता है या एनायन आता है, या दोनों आते हैं। बहुत सारे सवाल आपको इसी में समझाएंगे, जो मैं समझा रहा हूं बस उसको अच्छे से समझ लीजिए। एनोड पर कौन सा आएगा आपका, एनायन आएगा। अब कैथोड क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये नेगेटिव है कैथोड, तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज है भाई वही तो जाएगा ना नेगेटिव की तरफ। अब नेगेटिव की तरफ नेगेटिव वाला तो नहीं जाएगा, एक जैसा जो सेम चार्ज है वो हमेशा रिपेल करता है, यानी कि एक से दूर भागता है। और अपोजिट चार्ज जो है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, ठीक है। तो कैथोड से कौन ये चिपका हुआ है, कौन सा चार्ज, कौन से आयन है ये है कैटायंस, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सिर्फ एक चीज याद रख लीजिए, बाकी आप सब याद रखेंगे, जो मेरा अपना फंडा है अलग। वो क्या है, मैंने सिर्फ याद रखा हुआ है कैटायन को, है ना, क्योंकि देखिए एनोड, कैथोड, एनायन, कैटायन बड़ा मिक्स सा हो रहा है, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो मैंने सिर्फ कैटायन को याद रख लिया। कैटायन CAT, यानी कि देखिए ये क्या, एक लाइन ये, एक लाइन ये लाइन कट रही है ना, हम कहते हैं कट रही है ये लाइन, ठीक है। एक लाइन जो है दूसरी लाइन को काट रही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली काट रही है। तो जब कट रही है तो ये क्या है, ये कौन सा चार्ज है, ये कैटायन, यानी कि कैटायन क्या है, पॉजिटिव। अब आपको थोड़ा सा भी चीजें पता है तो आप समझ जाएंगे, जब कैटायन पॉजिटिव है तो एनायन नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये एनायन है, एनायन हमेशा किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो एनायन एनोड, ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। कैटायन किस पे जाएगा, हमेशा कैथोड पर जाएगा, कैटायन कैथोड। तो आप बहुत अच्छे से, हमने सिर्फ एक ही सवाल के अंदर, एक ही सवाल में हमने 4-5 सवाल का हमने देख लिया बहुत अच्छे से कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे भाई कैटायंस भी हैं, एनायंस भी हैं। अब एनोड है, कैथोड है, ठीक है, कौन से टर्मिनल पे जाएगा, कौन से टर्मिनल पे एनायन जाएगा, कौन से टर्मिनल पे कैटायन जाएगा, ये आप समझ चुके हैं। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड
एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो जो अपोजिट है, जो अनलाइक चार्ज है, जो एक जैसे नहीं है, जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तभी तो ये इसकी तरफ जा रहा है, और ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तभी तो ये इधर की तरफ जा रहा है, इसकी साइड। तो ठीक है, बस हमारी यही बात है। ये जो अच्छा, ये जो लॉ है कि ये कैसे हो रहा है, कौन सा चार्ज कहां जाएगा, इसे ही तो हम कहते हैं फैराडे का लॉ। जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर सवाल में कि भाई फैराडे साहब का जो लॉ है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस से एसोसिएटेड है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वो यही है हमारा कि जो हमारे चार्ज जो सेपरेट हो रहे हैं, जो आयन हमारे एनोड और कैथोड पे जाके जा रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, यही तो है हमारा पूरा का पूरा लॉ। अच्छा ठीक है, अब एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वो आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीजें अक्सर हम लोग भूल जाया करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखिए चार्ज क्या होता है, जो करंट है बेसिकली क्या है, वो फ्लो इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए यहां क्या दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन से होता है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, या फिर चार्ज का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो कहता है हमसे ये कि लाइम वाटर इन दी ओपन एयर टर्न्स इनटू मिल्की बिकॉज लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या है, बेसिकली लाइम वाटर कोई नींबू वाला पानी नहीं है, ठीक है। पानी जो है वो हल्का सा क्या होता है, व्हाइटिश हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। जैसे दूध में हमें मिल्क नजर आता है ना, बहुत सारा पानी मिला हुआ दूध के अंदर, किस तरह का होता है वो बहुत, तो उस तरह का हमें वाटर नजर आने लगता है, ठीक है। तो वही हमारा लाइम वाटर है, ये केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है लाइम वाटर का। चलिए, तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि लाइम वाटर जो है वो हवा में अगर हमने नॉर्मली अगर खुला छोड़ दिया ओपन एयर में, वो कैसा हो जाता है, लाइम वाटर जो मिल्की हो जाता है। मिल्की का मतलब कि सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता है वो, ठीक है। अब ये जो व्हाइट सा हो रहा है, यानी मिल्क की तरह हमें नजर आ रहा है, ये किसकी वजह से नजर आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। अब आप मुझे ये बताइए कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, NO2 नहीं, नाइट्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की हम बात करेंगे। चलिए, हाइड्रोजन है, बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वाटर वेपर की फॉर्म में है, ये H2O की फॉर्म में है। ऑक्सीजन है, ये 21% है, यानी कि ये अच्छा खासा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पाई जाती है कितनी, 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पाई जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस में। तो क्योंकि हवा में रखा हुआ है, ओपन एयर में रखा हुआ है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की गैस है उनमें से कोई गैस ऐसी है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है उसकी वजह से कि वो जो वाटर है उसका जो कलर है वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जा रहा है, यानी कि व्हाइटिश कलर उसके अंदर हमें अपीयर हो रहा है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ना हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन, ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अच्छा, अब इस पर एक बहुत फेमस टेस्ट भी है जो 9th क्लास में 11th क्लास में कराया करते हैं टीचर लोग हमारी लैब में, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ सवाल पूछा है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस अगर हमें देखनी है, या टेस्ट अगर हमें देखना है कि ये जो गैस है पर्टिकुलर ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर क्लाउडी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए लाइम वाटर क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है। देखिए क्लाउड टाइप के नजर आ रहे हैं और ये कैसा हो गया, व्हाइटिश हो गया। मैंने कहा था मिल्की, तो ये मिल्की हो रहा है, यानी कि व्हाइटिश कलर का हो रहा है। ये आपका लाइम वाटर है नॉर्मल। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आई, ये देखिए ये एक पिपेट नजर आ रही है, ये एक क्या नजर आ रहा है आपको, पाइप नजर आ रहा है। इस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर छोड़ी जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम छोड़ रहे हैं तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो आपका ट्रांसपेरेंट जो वाटर है लाइम वाटर, ये किसमें तब्दील हो गया, ये मिल्की वाटर हो गया, ठीक है। यानी अब ये हमें बता रहा है कि जो गैस इसके अंदर आई है वो कौन सी गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमसे सवाल यही पूछा गया था कि कौन सी किसकी वजह से जो है वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। एटमॉस्फेयर में भी तो प्रेजेंट है ना कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, लेकिन टाइम लगेगा, बट हो जाती है। बट अगर हम ये अपने लैब के अंदर करते हैं तो फौरन हमें इंस्टेंट रिजल्ट नजर आ जाता है कि हमने पाइप डाला, उसके अंदर से गैस हमने CO2 छोड़ी, तो हमें टर्न जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की होता हुआ नजर आ जाएगा फौरन, अच्छे से, बहुत ही कम टाइम में। चलिए, अब इसका जो रिएक्शन है इसमें होता क्या है, अगर कौन सा केमिस्ट्री इसमें क्या शामिल है, कौन सा रिएक्शन इसमें शामिल है, तो उसकी हम बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइम वाटर है हमारा क्या है, वो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास है ही। अब ये जब मिलेगी CO2 गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस यानी कि लिक्विड मीडियम में जब मिलेगा तो क्या बनाएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। क्या बनाएगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखें, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो आपका टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो क्या है, ये भी पूछ सकता है कि इसमें से क्या चीज जो है जो प्रोडक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम टेस्ट करते हैं तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रोडक्ट होता है, वाटर प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट का मतलब आप समझते हैं, रिएक्टेंट मतलब कि किस चीज के बीच में रिएक्शन हो रहा है, फिर उनके रिएक्शन से क्या बना वो प्रोडक्ट, जिन चीजों के बीच में रिएक्शन हुआ, ठीक है, जिन कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हुआ वो क्या है, वो रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट हमारा देखिए CO2 गैस है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि लाइम वाटर है अपने आप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लाइम वाटर कहते हैं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हमारा जो जवाब है यहाँ पे वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की टाइप का हमें नजर आ रहा है, यानी कि व्हाइटिश नजर आ रहा है। अगला सवाल हमसे कह रहा है भाई, देखिए ये भी हमारा केमिस्ट्री का सवाल है कि सोप्स, भाई साबुन नॉर्मल, ठीक है, तो सोप्स आर दी डैश सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। देखिए सोप्स जो हैं वो क्या हैं, वो फैटी एसिड की होती है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हम समझ में आ गई बात। अब किस तरह का सॉल्ट है ये, ठीक है, सोप्स क्या है, वो एक सॉल्ट है, आपने पढ़ा होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स वगैरह, ठीक है, 9th-10th क्लास में पढ़ाया जाता है हमें। तो चलिए किस तरह का है, हमारा ऑप्शन क्या है, सोडियम, अल्कली, फाइबर, पोटेशियम। तो देखिए सोप जो है वो सोडियम का भी होता है, सोप जो है वो पोटेशियम का भी होता है, किसी एक का तो नहीं होता पर्टिकुलरली। तो यानी कि ये दोनों जवाब तो हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि सोप जो है सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे इनमें से किसी एक पे लगा दिया तो हम ये चीज कर देंगे कि भाई सोप जो है वो सिर्फ पोटेशियम का ही होता है, या फिर सोप जो है वो सिर्फ सोडियम का ही होता है, तो दोनों का होता है, ठीक है। चलिए खैर, तो हम क्या लगाएंगे, हम थोड़ा ऐसा जनरल वाला ऑप्शन लगाएंगे, ढूंढेंगे इसमें जो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेगा। तो क्या है, देखिए फाइबर, फाइबर क्या है, फाइबर तो बिल्कुल नहीं होगा सोप, चलिए ठीक है, ये तो हमारा वैसे ही कट गया। तो सोप क्या है, सोप आर दी अल्कली सॉल्ट। क्या होते हैं सोप, अल्कली होता है, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा भाई एसिड, आपने पढ़ा होगा बेस, ठीक है, एक और चीज आती है वो होती है अल्कली। अब ये अल्कली या अल्कलाइन सॉल्यूशन इस तरह का आपने कुछ पढ़ा होगा बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये अल्कली होता क्या है बेसिकली, भाई अल्कली जो है ये एक बेस ही है, अल्कली इज वाटर सॉल्युबल, या फिर यूं कहिए अल्कली क्या है, अल्कली इज सॉल्युबल बेस, ठीक है। अल्कली जो है हमारा वो एक सॉल्युबल यानी कि जो पानी में घुल जाता है, वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसे हम अल्कली कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलता वो नॉर्मल बेस है, उसे हम अल्कली नहीं कहेंगे। तो सोप्स जो है वो पानी में घुल जाते हैं, भाई आप कपड़े पर धोते हैं सोप या कुछ भी, आप पानी में अगर आप घोलेंगे तो सोप जो है वो घुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे आकर बैठ जाएगा, जैसे मिट्टी अगर आपने पानी में डाली तो वो सेडिमेंट होकर नीचे, उसके सेडिमेंट नीचे बिछे आते हैं, पूरी एक लेयर आ जाती है, कभी मिट्टी पूरी आराम से बैठ गई पानी में, नहीं, क्योंकि वो क्या है, इनसॉल्युबल है, वो घुलती नहीं है। तो क्या है, ये जो बेस हमारा सॉल्युबल होता है उसे हम कहते हैं अल्कली। तो सोप्स आर दी अल्कली, सोप्स आर दी अल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अब हम बात करते हैं किसकी, ये क्या हुआ, जरा शायद कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल दिक्कत है, हमारी काम नहीं कर रही। हमारी प्रेजेंटेशन में कुछ शायद, हाँ चलिए खैर छोड़िए, आ गया हमारा मामला, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने देख लिया यहाँ पर, तो जो हमारा सोप है वो आर दी अल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा साफ साफ लिखा है कि जो सोप्स हैं, ठीक है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। जैसा कि मैंने कहा था, ना तो ये सोडियम का है सिर्फ, ना पोटेशियम का ही है, सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट और ऑयल रिएक्ट विद एक्वस NaOH और KOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन जब हम कराएंगे इनकी प्रेजेंस में, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू सोप। तो यानी कि ये हमें क्या बता रहा है, ये प्रोसेस बता रहा है सोप को बनाने का। अगर हमें सोप बनाना हो तो हम क्या करें, एंड ग्लिसरॉल, दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो जो सोप बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, और उसे हम कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ठीक है। सिंस दिस रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोप, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो यानी सोप बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन, या फिर इसका जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ
ईस्टर्स, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें हमें सोप बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ट्राइग्लिसराइड ये क्या है, ये एक फैटी एसिड है, ठीक है, और NaOH और H2O यानी कि एक्वस, या तो NaOH ले लिए, देखिए या तो NaOH या फिर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और क्या है, हीट है, और हीट अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हमारा बन जाएगा सोप, ठीक है। तो सोप बना प्लस हमारा साथ में क्या निकला, ग्लिसरॉल निकला। तो ये सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन है आपके सामने, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सैपोनिफिकेशन में किस किस चीज का रिएक्शन होता है। ट्राइग्लिसराइड जो कि एक फैटी एसिड है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और हीट जब हम उसे करेंगे तब सोप बनेगा हमारा, साथ में सोप की क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा कहलाता है सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, यानी या फिर हम इसको और दूसरा क्या कहते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। चलिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है अभी, पायरिडीन, ये एक तरह का कंपाउंड है। पायरिडीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच कंपाउंड, ये किस तरह का है, मैंने कहा एक तरह का कंपाउंड है। अब ये पूछ रहा है भाई किस तरह का है, एक तरह का नहीं बात चलेगी, आप हमें बताइए कि ये किस तरह का कंपाउंड है, इसका क्या कौन से ग्रुप में आता है। तो क्या ये अल्डिहाइड है, क्या ये अल्कीन है, या हेट्रोसाइक्लिक है, या कीटोन है। देखिए अल्डिहाइड, अल्कीन, कीटोन, ये सब क्या है, ये वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर इनके ग्रुप्स शामिल होते हैं, यानी कि कीटोन ग्रुप है या अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। या फिर यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स की अगर हम बात करेंगे, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ये बहुत सारी बातें हैं। ये सब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, तो ये सब हम करेंगे केमिस्ट्री की क्लास में, हमारे केमिस्ट्री के बैच में। तो आपको अल्डिहाइड, एल्कीन और कीटोन ये तो नहीं है भाई। पायरिडीन जो है ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक का मतलब कि कहीं ना कहीं से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, साइक्लिक है, गोल है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। हेट्रो का मतलब क्या, डिफरेंट, है ना। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी अलग अलग कुछ है इसमें। अब क्या है डिफरेंट इसमें, हम देखते हैं भाई क्या है। हमारा जवाब ये नहीं है, हमारा जवाब हेट्रोसाइक्लिक है। पायरिडीन क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक है कंपाउंड। चलिए अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और रिंग स्ट्रक्चर, मैंने कहा था गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इज अ साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटम्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। कम से कम 2 तरह के इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हमने एक तो देखिए साइक्लिक होगा, ठीक है, गोल टाइप का रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा। दूसरा कि इसका जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा उसमें कम से कम 2 तरह के एटम्स होने चाहिए, 2 तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कि 2 डिफरेंट, हमारे एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एज अ मेंबर ऑफ इट्स रिंग, जिसकी रिंग का मेंबर है। तो देखिए आपको ये याद रखना है, ये रहा हमारा पायरिडीन। तो पायरिडीन देखिए नाइट्रोजन है आपके पास एक तरह का, और यहाँ पे क्या है सब, यहाँ पे है कार्बन, जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन। तो कार्बन है और नाइट्रोजन है, ये 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हो गए। तो 2 अलग तरह के एलिमेंट्स हैं और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या है ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो सारी एग्जांपल है, जैसे फ्यूरेन है, पायरोल है, थायोफीन है, पायरिडीन हमसे पूछा गया, इंडोल है, बेंजोफ्यूरेन है, ऑक्साजोल है, पायरोजोल है, एंड सो ऑन, ये सब क्या है। जैसे चलिए प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, ये डीएनए के उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन, ये भी क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आप में से आपको ये पता होना चाहिए कि पायरिडीन के अलावा भी कौन कौन से हैं हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि ये चीज पूछी गई है, तो शायद अगली बार कोई और सा कंपाउंड पूछ ले हेट्रोसाइक्लिक का, तो आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको बताया कि ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है पायरिडीन, ठीक है। अगला सवाल हमसे क्या कहता है भाई, देखते हैं क्या कह रहा है ये। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है कि क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन हमारा सिंथेसाइज हो रहा है। अब ये काम में, यानी कि ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है अमाइनो एसिड से, कौन हेल्प कर रहा है, इसमें से कौन हेल्प कर रहा है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है, या गोल्गी बॉडी हेल्प कर रहे हैं, या प्लास्टिड हेल्प कर रहे हैं, या फिर राइबोसोम हेल्प कर रहे हैं। ये जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारी, ठीक है। तो हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, प्लास्टिड है, राइबोसोम्स हैं, इन सब के बारे में, इन सबके फंक्शन पढ़ाएंगे। तो इनके बस जस्ट फंक्शन पे ये सवाल पूछा है कि भाई किसका क्या फंक्शन है। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन कौन बनाता है, ये बनाता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स का ये काम होता है, जो प्रोटीन की सिंथेसाइज, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है, राइबोसोम्स हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड क्या है, आप जो ये प्लांट्स के अंदर खासतौर से प्लांट सेल में पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल है, कहाँ, ये क्या है, पिगमेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है, ये सब क्या है, प्लास्टिड है, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स में पाई जाती हैं। गोल्गी बॉडी क्या है,
ये हम डिटेल में अच्छे से सर्च करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये तो हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस हम इसे क्यों कहते हैं, इसका क्या रीजन है कि हमें ये चीज रटी हुई है, बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेल में हम अपने बैच में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले हमने अगर सवाल की बात करें तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कौन करता है, वो करता है आपका राइबोसोम। कहाँ पे होता है, कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज मशरूम। भाई मशरूम जो है वो एक बहुत अच्छी डिश है, हम खाते भी हैं। ठीक है, तो मशरूम जो है वो क्या है, क्या वो फंजाई है या वो बैक्टीरिया है या प्लांट है या वायरस है। देखिए वायरस नहीं है क्योंकि वायरस जो भी है हमें नेकेड आइज से नजर नहीं आएगा, बैक्टीरिया भी नहीं है क्योंकि मशरूम तो अच्छा खासा बड़ा होता है, हमें नजर आता है अच्छे से। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर छतरी टाइप का होता है उसके ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड मशरूम। आपके प्लांट्स के जो पेड़ होते हैं उनके किनारे किनारे निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज मशरूम। अच्छा, मशरूम को हम क्या कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एगेरिकस। तो अगली बार आपसे मे भी ये सवाल पूछ रहे, मशरूम ना लिखकर सिर्फ मशरूम को ही बदल दे एगेरिकस। ठीक है, तो एगेरिकस क्या है, ये क्या है, जीनस है मशरूम के लिए, यानी कि मशरूम का ही साइंटिफिक नेम है, आप ये समझिए। ठीक है, तो मशरूम ये बेसिकली कौन से ग्रुप का मेंबर है, क्या ये बैक्टीरिया है, नहीं है, क्या ये वायरस है, बिल्कुल नहीं है। अब बताइए क्या ये प्लांट है या फंजाई है, तो देखिए ये जो है एक फंजाई है, ये प्लांट भी नहीं है, ये क्या है, एक फंजाई। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जो एगेरिकस है यानी कि जो मशरूम है वो किसका मेंबर है, कौन से ग्रुप का मेंबर है, वो फंजाई है एक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए होता है जो फंजाई तो बहुत छोटी सी ब्रेड पे लगती है, तो वो होती है फंजाई, हमें ऐसे नजर भी नहीं आती, धूल टाइप की हम झाड़ देते हैं उसे, तो वो नहीं है। जो फंजाई है एगेरिकस है यानी कि जो मशरूम है आपका, वो भी एक मेंबर है किसका, फंजाई का। तो आप डाइवर्सिटी देखिए कि फंजाई जो है वो कितनी सारी तरह की हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है। चलिए अगला सवाल हमसे कह रहा है, भाई बहुत आसान है, एन एसेंशियल नीड यानी कि बहुत जरूरी, एसेंशियल नीड यानी कि अगर ये चीज नहीं हुई तो कुछ होगा ही नहीं, एसेंशियल नीड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि जो सीड जो है आपका, जो बीज है वो जर्मिनेट करता है, यानी बीज है वो प्लांटलेट निकलता है, उसमें से प्लांट निकलता है, तो वो प्रोसेस है पूरा, वो सीड जर्मिनेशन कहलाता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड इज द प्रेजेंस ऑफ, तो देखिए हमसे सवाल ये कह रहा है कि ऐसी जो एसेंशियल नीड है वो क्या है सीड जर्मिनेशन के लिए, जो एसेंशियल नीड है, जो बहुत जरूरी चीज है, यानी कि अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं होगी तो सीड जो है हमारा जर्मिनेट नहीं करेगा। तो अब देखिए वो चीज क्या है, ऑप्शन में क्या वो मिनरल्स हैं, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर। देखिए आपने देखा होगा कि जो सीड है नॉर्मली वो दुकानों पे बिकते हैं, है ना, जो किसान होते हैं वो खरीद के ले आते हैं, भाई इसके बीज दे दो, उसके दे दो, तो क्या वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मतलब कि टेम्परेचर कितना भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीड तो हमारे रहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, यानी कि टेम्परेचर हो ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा सीड नॉर्मल ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, लाइट, कुछ सीड जो है वो बिल्कुल धूप में भी रखे रहते हैं, आप बाहर देखते होंगे दुकानों में धूप में रखे रहते हैं सीड, कुछ सीड जो है वो आपके अंदर रखे रहते हैं बॉक्सेस में। तो क्या लाइट मैटर करती है, लाइट का एसेंशियल नीड है इसकी सीड जर्मिनेशन के लिए, अगर एसेंशियल नीड होती तो लाइट पड़ते ही सीड जर्मिनेट हो जाता, नहीं होता ना ऐसा, तो लाइट भी हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, मिनरल्स, सीड के अंदर तो खुद मिनरल्स जो होते हैं वो उसके अंदर खुद प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर, वो कैसे होते हैं वो हम क्लास में जानेंगे। ठीक है, ये भी नहीं है। तो अच्छा, वाटर जो हमारा जवाब है इसमें, वो क्या है, स्पेसिफिक जो बात कह रहा है, जो एसेंशियल नीड है सीड की वो क्या है, पानी। अगर आपके सीड जो है वो भीग जाएंगे तो उसमें से छोटी छोटी किल्लियां नजर आएंगी, छोटी छोटी वो प्लांट्स छोटे छोटे आपको निकलते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो वाटर इज एसेंशियल नीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये बात आप याद रखें, ना कि लाइट, ना टेम्परेचर, ना मिनरल्स, वाटर इज एसेंशियल नीड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, चलिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमें पता है क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपनी बॉडी में खाना बनाता है, अपनी बॉडी में कहाँ, लीव्स के अंदर। अपना प्लांट को खाना चाहिए, अब आप तो नहीं जा रहे प्लेट में उसे खाना खिलाने प्लांट को, अब भाई प्लांट तो अपनी बॉडी में खुद बनाएगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है प्लांट। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अब हमारा सवाल कह रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स मेक यूज ऑफ सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू। ठीक है, यहाँ बहुत इजी सी बात है, यहाँ पे इन्होंने जस्ट जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये उसको लेकर सवाल बना दिया। क्या बना दिया कि भाई प्लांट जो है वो सनलाइट का इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छी बात है, प्लांट को सनलाइट जरूरी है, चाहिए, ठीक है। क्यों करता है, टू कन्वर्ट, क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आप पानी डालते हैं प्लांट में तो वो पानी प्लस जो आप CO2 हम छोड़ रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका इस्तेमाल करता है, यानी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट होकर क्या बनता है, या कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन बनता है, हाइड्रोजन या फिर एंजाइम। देखिए हाइड्रोजन क्या है, वो तो एलिमेंट है, ये तो खाना नहीं है, तो चलिए छोड़िए। एंजाइम्स क्या है, ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेज करने में, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं,
ये भी हमारा जवाब बिल्कुल गलत है। चलिए, अब या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो जवाब है वो यहाँ पे क्या है, आप ये चार्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए सनलाइट जो है ये है आपके पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, यानी कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक तरह की प्लास्टिड है। यहाँ पर ये रिएक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, जब CO2 और वाटर जो है गया क्लोरोप्लास्ट में, तब क्या हुआ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अच्छा एक और चीज प्रेजेंट है, वो है ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट ये बेसिकली हो कहाँ रहा है, ये हमारी पत्तियों में हो रहा है, लीव्स में आपको हरी हरी पत्तियां नजर आती हैं प्लांट की, इसी पिगमेंट की वजह से, जो ग्रीन पिगमेंट है अगर है मौजूद तो वहां पे जो पत्तियां हैं हमारी जो हरी नजर आएंगी। ठीक है, अब इन सब की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मिल गई, वाटर मिल गया, टूट गया, अब क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए हाइड्रोजन इज देन कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो खाना बना, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट होता है, मैंने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले एक सवाल में, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट हमारा जो आप पानी डाल रहे हैं वो, यानी कि वाटर, प्लस रिएक्टेंट क्या है इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो आप गैस जो छोड़ रहे हैं, जो एक्सहेल कर रहे हैं, तो वही तो प्लांट इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और जो प्लांट जो एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी निकलती है, जो कि प्लांट के लिए बेकार है, वो निकाल देता है बाहर एटमॉस्फेयर में। अब उसी ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी एनिमल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब साथ में जो खाने की फॉर्म में क्या बना रहा है, ये प्लांट जो है वो प्रोसेस क्यों कर रहा है, खाना बनाने के लिए, तो खाने की फॉर्म में क्या बना रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ज्यादा निकलती है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट इज दी appropriate option for this particular question। ठीक है, तो during photosynthesis plant make use of sunlight to convert water and carbon dioxide to carbohydrate। I hope this is clear। अच्छा, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है हमसे कि भाई बहुत आसान सी चीज है, याद करने वाली चीज है, व्हाट इज द कैरियर ऑफ डिजीज ऑफ मलेरिया। कैरियर, या फिर हम इसे कह लें, कैरियर की जगह हम इसे क्या कहते हैं, बहुत सारे सवाल में लिखकर आता है वेक्टर। तो वेक्टर और कैरियर जो है वो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना आप लोग अगर वेक्टर लिख के आ जाए, और ये सवाल बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्या है, सैंड फ्लाई है, एडीज मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो है, ये मॉस्किटोज हैं और फ्लाई है, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर इंसेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो मलेरिया जो बीमारी होती है उसका जो वेक्टर है, यानी कि उस बीमारी को करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको लेकर आने वाला, ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन है इनकी वजह से बीमारी नहीं हो रही हमारी बॉडी में या फिर किसी की भी, ये उस बीमारी का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसको लेकर आ रहे हैं अपनी बॉडी में और वो हमारी बॉडी तक लेकर आते हैं, तभी हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो जवाब है हमारा, मलेरिया जो है कौन वेक्टर होता है मलेरिया का, वो होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये बहुत अच्छे से आप याद रखिए, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। ठीक है, अच्छा, ये तो क्या है, वेक्टर है। अब इसका दूसरा सवाल क्या आ जाता है कि भाई मलेरिया जो है वो कौन कॉज करता है, मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, ये भी आ सकता है हमारा। तो मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एक प्रोटोजोआ। कौन है, एक प्रोटोजोआ। खास तौर से अगर मैं बात करूं कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने की आशंका है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक एनिमल का ग्रुप है, ये ग्रुप है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करता है, मलेरिया फैलाता है, क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन आपके आते हैं कि व्हाट इज द, सवाल हमारा आया कि व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, उसमें फीमेल एनोफिलस भी ऑप्शन होगा, उसमें प्लाज्मोडियम भी होगा। ठीक है, तो आपको प्लाज्मोडियम पे लगाना है जवाब, ना कि फीमेल एनोफिलस पे। अगर पूछता है हमसे कैरियर या फिर वेक्टर, तब हम लगाएंगे फीमेल एनोफिलस पर। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए, अब एक और चीज है भाई, डेंगू जो है वो भी अक्सर पूछा जाता है, मलेरिया है और डेंगू है, ये दो बातें अक्सर पूछी जाती है घुमा घुमा के। तो देखिए, डेंगू का जो है वो हमारा जवाब है एडीज मॉस्किटो। जो एडीज मॉस्किटो है वो क्या करता है, वो डेंगू का जो वायरस है, डेंगू क्या है, एक वायरल बीमारी है, डेंगू क्या है, ये एक वायरल डिजीज है। तो जो इसका वायरस है वो कौन कैरी कर रहा है, यानी कि कैरियर कौन है या वेक्टर कौन है, तो वो है फीमेल एडीज मॉस्किटो। कौन, फीमेल, मैं यहां लिख देता हूं फीमेल एडीज। अच्छा, मेल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेल जो है वो ह्यूमन ब्लड पर फीड नहीं करते। ठीक है, ये चीज बात है, फीमेल जो है वो उसे ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है फीड करने के लिए, इसीलिए वो जो हमारे ब्लड पर फीड करने आती है, इसीलिए उसके सलाइवरी ग्लैंड से या सलाइवा के अंदर ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये होते हैं और ये हमारे ब्लड में भी आ जाते हैं।
तो इस तरह से ये इन्फेक्ट कर देता है हमें, ठीक है। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या करता है, डेंगू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो वायरस है डेंगू का वो लेकर आता है। डेंगू क्या है, एक वायरल डिजीज है, और मलेरिया क्या है, ये एक प्रोटोजोन डिजीज है यानी कि प्रोटोजोआ से हो रही है। कौन से प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम से, ठीक है। चलिए अगली बात है हमारा, अगला हमारा सवाल नहीं, हमारे एक दो सवाल बचे हैं बस। हाँ देखिए, हमसे सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि भाई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आप जब बीमार हो जाते हैं, आपको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये एंटीबायोटिक ले लीजिए। क्या पता बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है वो हो गया हो आपको, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचने के लिए यानी उसे कम करने के लिए जो डॉक्टर हमें क्या देता है, गोली देता है, वो क्या होती है, बेसिकली एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल हमारा इसी से रिलेटेड है कि पेनिसिलिन वो क्या है, ये दवा है यानी कि एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वो डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, तो वो किया था, याद करने वाली चीज है, वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ना एडवर्ड जेनर ने, ना रॉबर्ट कोच, ना जोसेफ लिस्टर, वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब ये कैसे किया था, देखिए एक तो ये चीज, अगर हल्का सा टीचर जो है वो टफ सोचेगा कि भाई ये सवाल यही रखूंगा लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टफ बना दूंगा, तो वो क्या बनाएगा, वो ये करेगा कि जो पेनिसिलिन है वो कैसे बनी, उसने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैसे बनाई, तो वो कैसे बनाई, पेनिसिलियम, नाम देखिए कितना मिलता जुलता है। पेनिसिलियम क्या है, ये एक फंजाई है, तो पेनिसिलियम फंजाई से यानी कि पेनिसिलियम फंजाई की मदद से उसने क्या बनाई, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको एक्सट्रैक्ट किया पेनिसिलियम फंजाई से, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है वो किसका एक्सट्रैक्शन है, यानी कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी मदद से पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो तैयार हुई या जो डिस्कवर हुई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, कौन है वो, फंजाई है। कौन सी फंजाई, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन इसका नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि वो पेनिसिलियम से निकली है, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट कोच ने क्या काम किया था, इन्होंने भाई बैक्टीरिया पर काम किया था, ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, इन्होंने किया था वैक्सीन को डिस्कवर, ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन जो है, आप कोरोना के अब जो आपके टीके लगे हैं, आपके जो बचपन में टीके लगते हैं यानी कि वैक्सीन लगती है, वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, तो वो डिस्कवर किसने किया था, वो किया था एडवर्ड जेनर ने। लेकिन हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कैसे डिस्कवर हुई, किसमें से हुई, हमने आपको ये चीज बता दी है। अगला सवाल, ये तो आपका कंप्यूटर का सवाल है, और आखिरी सवाल, चलिए आखिरी सवाल पे हम आ गए अपने। हाँ, रिकेट्स क्या है, एक बीमारी है, एक डेफिशिएंसी डिजीज है। डेफिशिएंसी मतलब कोई ऐसी चीज हमारी बॉडी में कम हो गई है जिसकी वजह से रिकेट्स जो है वो हो गया, ठीक है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि कमी की वजह से, ठीक है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण, तो विटामिन ए, विटामिन डी, देखिए आयोडीन लिखा है, आयोडीन या फिर विटामिन सी। तो भाई जो रिकेट्स है, अब ये याद करने वाली चीज है, आपको याद रखना होगा कि कौन से विटामिन या कौन से मिनरल की कमी से कौन सी डिजीज होती है। उसके लिए हम आपके लिए चार्ट लाए हैं, एक जो चार्ट है हमारा वो हम आपको दिखाएंगे। तो रिकेट्स फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कि रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम हो जाए, ठीक है, ये खासतौर से बच्चों में होती है बीमारी, कम हो जाए अगर विटामिन डी, तो रिकेट्स जो है वो हो जाती है। अब ये चार्ट आप लोग देखिए, इस चार्ट में क्या लिखा है, विटामिन या मिनरल्स, डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर या सिम्टम्स, उसके सिम्टम क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई विटामिन ए की कमी अगर हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी आईसाइट कमजोर हो जाएगी, लॉस ऑफ विजन, आंखें जो है वो कमजोर हो जाएंगी, कम थोड़ा दिखने लगेगा, यानी कि पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, यानी कि रात को आपको थोड़ा कम दिखेगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है एक्सट्रीम कंडीशन पे खत्म, बिल्कुल आपकी आंखें गई, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। अच्छा, अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है, या बी1, विटामिन बी के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, विटामिन बी1, बी2, बी12, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। हम सिर्फ विटामिन बी जनरल अगर बात करते हैं आपके लेवल पर, तो विटामिन बी से बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन बी और बी से बेरी बेरी, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इसमें जो मसल्स हैं, यानी कि हम कहते हैं ना यार एकदम से बहुत कमजोर हो रहा है बच्चा, बहुत एकदम से कमजोर होने लगा है ना, कुछ काम नहीं करता, पड़ा रहता है एक जगह, तो वो आप चेक कराइए कि विटामिन बी जो है उसका लेवल सही है या नहीं। अगर उसका लेवल कम होता है तो बच्चे में ये दिक्कतें आती हैं, यानी कि इस बीमारी को हम कहते हैं बेरी बेरी, ठीक है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है, यानी कि ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो आपके मसूड़े हैं, दांत जिसमें आपके अटैच है, वहां पे क्या आने लगता है, खून आने लगता है। ब्लीडिंग गम्स बाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और वो फिर बहुत टाइम लगता है इसको सही होने में, ठीक है। जो खट्टी चीजों में खासतौर से हम कहते हैं ना विटामिन सी होता है, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है,
जो खट्टी चीजें हमें वो खानी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, यानी कि उसका सिम्टम क्या है, ब्लीडिंग गम्स वगैरह जो मैंने आपको बताया। अच्छा, जो हमारा सवाल था वो था विटामिन डी के ऊपर। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वो होती है भैया रिकेट्स, एंड रिकेट्स इज एसोसिएटेड विद दी बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। आपकी जो हड्डियां हैं, जो बच्चा है छोटा जैसे ये बीमारी हुई है, उसकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, वो बेंड होने लगती हैं, उसके पैर जो है वो हमसे टेढ़े से थोड़े नजर आते हैं। तो कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन डी। कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। चलिए, ये तो विटामिन की बात होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मिनरल्स की। ठीक है, तो मिनरल में जैसे कैल्शियम मिनरल है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है भाई, आपकी जो बोन्स और टीथ हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी है ना, यानी कि जो मिनरल है इसमें प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो कैल्शियम की अगर कमी हो गई, यानी कि हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी, यानी कि हमारे बोन और देखिए जो हमारे दांत हैं उसमें भी कैल्शियम होता है। ठीक है, तो बोन्स एंड टूथ वीक हो जाएगा, यानी कि वीक बोन्स एंड टूथ वीक। ठीक है, हमने बात कर ली। अगला क्या है, वो है आयोडीन। कहते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए आपका। तो आयोडीन जो है वो एक मिनरल है, अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या हो जाता है, ग्वाइटर। ये बीमारी है जो आप हिंदी में कहते हैं गलगोटू, गला जो है वो थोड़ा स्वेल कर जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है इसमें। तो ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, स्वेलन मतलब फूल जाती है, गला जो है फूल जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वो चीजें समझ नहीं पाते, सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, यानी कि मेंटली डिसेबल होने की उम्मीद उनमें ज्यादा रहती है अगर आयोडीन की कमी होती है खाने में। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो होती है गोइटर। ठीक है, अच्छा अब हमारा लास्ट है आयरन। कहते हैं ना भाई आयरन की कमी होगी, अब जो आपका आयरन, जो आपके आसपास आयरन रॉड अगर है कुछ है, तो वो थोड़ी हमारी बॉडी के अंदर, भाई जो मिनरल है आयरन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, वो मिनरल आयरन जो है अगर उसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा हमें, एनीमिया। उस डिजीज का क्या नाम है, एनीमिया। ठीक है, अब इस एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस होती है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसकी, थोड़ी सी एनीमिया की बात करेंगे हम। आयरन जो है वो क्या रोल निभाता है हमारी बॉडी में, क्या रोल है इसका, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पूरी की पूरी चार्ट बहुत अच्छे से देख ली। अब बाकी मैं नहीं समझता कि कोई सवाल हमारा इसमें बाकी बचा है। मैं समझता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा था PYQ 2020-21 के, कहाँ के, JMI के BEd के खास तौर से। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आखिरी तक आप बने रहे। थैंक यू सो मच।